अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है। मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी का डे नंबर 43 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक का नाम है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाली खराबियां, ये हमारे पास कहलाती हैं डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम इनकी टाइप की बात करें तो हमारे पास जो डिसऑर्डर्स की टाइप है वो दो आती हैं। कौन कौन सी? एक वेस्कुलर और दूसरी फंक्शनल। वेस्कुलर डिसऑर्डर्स के अंदर कौन सी डिसऑर्डर्स आते हैं? अगर हमारे पास नर्वस सिस्टम को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, जो नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी के हर पार्ट को जा रही है, मसल्स को भी जा रही है, ऑर्गन्स को भी जा रही है और नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को भी जा रही है। अगर नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम को वेस्कुलर प्रॉब्लम कहा जाता है। और हमारे पास जो इस टाइप से होने वाली जो डिसीज है उसको पैरालिसिस कहा जाता है, यानी कि फालिज कहा जाता है। अब पैरालिसिस क्या होती है? बेसिकली ये डैमेज होता है। डैमेज क्या होता है? वन और मोर मसल्स ग्रुप, ये मसल्स ग्रुप के अंदर होने वाला डैमेज है। अब सर जी यहाँ पे जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आ रहे थे वो थे नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे मसल ग्रुप डैमेज हो रहा है। तो मसल ग्रुप क्यों डैमेज हो रहा है, कैसे ग्रुप डैमेज हो रहा है? देखें फालिज के अंदर क्या चीज होती है, अक्सर औकात या फिर एक बाजू या दो बाजू या फिर ऑल फोर लिम्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? दोनों बाजू, दोनों टांगे, ये काम करना छोड़ देते हैं। कैसे काम करना छोड़ देते हैं? काम करना इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ था कि मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मसल्स के पास जो कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत है वो होती है। मैं अगर चल रहा हूं तो मेरी बॉडी के मसल्स मूव कर रहे हैं, मसल्स ये काम मुझसे करवा रहे हैं। मैं अपना हाथ यहां से ऊपर तक लेके जाता हूं तो बेसिकली ये जो मसल्स है मेरे, जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा हाथ ऊपर की तरफ जाता है। अब ये सारी की सारी जो एबिलिटी है किसके पास है? मसल्स के पास है। अब मैं अगर इरादी तौर पर अपना हाथ ऊपर करूं तो बेसिकली मेरे माइंड से न्यूरॉन्स जाते हैं जो इन मसल्स के पास जाते हैं मैसेज लेके, और वो मसल क्या करना शुरू हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से मैं अपना बाजू ऊपर उठाता हूं। लेकिन अगर उन न्यूरॉन्स को, उन नर्व सेल्स को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती तो वो मैसेज लेके नहीं जा पाते। जो वो मैसेज लेके नहीं जा पाते तो मेरे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। इस किस्म की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पैरालिसिस के अंदर। अब ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह बनती है स्ट्रोक। स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक बेसिकली कहा जाता है जो ब्लड का क्लॉट बन जाता है, हमारी जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो ब्लड का क्लॉट बन जाता है उसको ये स्ट्रोक कहा जाता है। अब ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है? बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर माइक्रो सेरिब्रल वेसल्स होती हैं। सेरिब्रल वेसल्स कौन सी वेसल्स होती हैं? ऐसी वेसल जो हमारी सेरिब्रम के अंदर पाई जाती हैं। आपने ब्रेन पढ़ा हुआ है, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े हुए हैं। सबसे पहला पार्ट आपने फोर ब्रेन पढ़ा हुआ था, फोर ब्रेन के भी आपने पार्ट पढ़े हुए हैं। उसके अंदर आपने सबसे पहला सेरिब्रम पढ़ा हुआ था। सेरिब्रम का जो पूरा का पूरा एक फंक्शन होता है उसको सेरिब्रल कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो सेरिब्रम को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। कौन सी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था? एक लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल और दूसरा राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रल। अब ये जो हेमिस्फीयर सेरिब्रल होता है ना, इसके अंदर कुछ खून की शरेयानें जारी होती हैं जिनको माइक्रो सेरिब्रल वेन्स कहा जाता है। अब बेसिकली ये ज्यादा से ज्यादा काम जो होता है ना, ये होता है स्मोकर्स के अंदर। स्मोकिंग की वजह से कैसे? स्मोकिंग के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 400 से भी प्लस ज्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर से 400 प्लस कार्सिनोजेंस होते हैं। अब वो कार्सिनोजेंस क्या करते हैं? उसके अंदर मतलब ऐसे भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ा देते हैं। जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड होता है वो थिक हो जाता है, वो विस्कस हो जाता है, हमारा ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाता है। सेकंड थिंग आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सिगरेट होती है, स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग करने की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या नुकसान होता है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की सलाहियत होती है उसको बहुत ज्यादा कम कर देती है। अब चूंकि प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड में ज्यादा हो जाएगी, उस वजह से हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा
गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि विस्कस हो जाएगा। अब जब ब्लड हमारा बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें क्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी, वो बहुत बारीक बारीक जो नालियां वहां से गुजरने के काबिल नहीं होगा, जिसकी वजह से क्लोटिंग होना शुरू हो जाती। अब सेकंड जो थिंग है वो है एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस, सर पर चोट लग गई या फिर आपको सर पर कोई भी इंफेक्शन हो गया। ये बेसिकली जो इंफेक्शन होते हैं ये भी आपको एक्सीडेंटल के अंदर ही आते हैं। किसी भी सूरत से आपको इंफेक्शन हो गया ब्रेन के अंदर तो क्या होगा, जो आपके न्यूरॉन्स की ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक वैस्कुलर डिसीज के अंदर आती है। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्या है, अगर इंसान के जिस्म के अंदर पोलियो वायरस दाखिल हो जाए तो ये एक टॉक्सिक पैदा करता है, मतलब ये एक पॉइजन पैदा करता है। वो पॉइजन क्या काम करता है, वो जाता है हमारे न्यूरॉन्स के पास, न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब जब न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो उनकी जो आगे सप्लाई या ब्लड सप्लाई, जाहिर बात है न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, कैसे डैमेज होंगे, उनकी जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी, तो उनको खुराक नहीं पहुंचेगी तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो डैमेज होंगे तो हमारी जो बॉडी का फंक्शन सही तरीके से काम है उसका बॉडी का, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, वो भी नहीं कर पाएंगे। ये भी सारी की सारी एक स्टेट पैदा करती है फालिज की। उसके बाद अगर हम बात करें पैरालिसिस की स्टेज की, मतलब इसकी जो दो टाइप्स होती हैं उसकी, तो इसकी दो टाइप होती हैं, पार्शियल पैरालिसिस और ऑल फोर लिम्स पैरालिसिस। पार्शियल के अंदर क्या चीज आता है, ये बहुत ज्यादा वीक पैरालिसिस होता है, मतलब आपको एक बाजू के ऊपर हुआ है, आपकी एक साइड डैमेज हुई है या फिर आपकी एक टांग हुई है डैमेज, आपने ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ था सेरिब्रल के पार्ट, ये है हेमिस्फीयर सेरिब्रल, उसके बाद राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रल, लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल। तो जो आपका राइट हेमिस्फीयर सेरिब्रल था वो काम करता था आपकी जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का उसको कंट्रोल करता था। फिर इसी तरह आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रल है वो क्या काम करता था, वो आपकी राइट साइड को कंट्रोल करता था आपकी बॉडी का। इसी तरह इस वजह से आप पूरा का पूरा प्रोसेस लगा सकते हो। अगर आपके ब्रेन का कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट जो डैमेज होता है वो स्पेसिफिक मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर आपके ब्रेन का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट वो डैमेज होगा तो आपका वो स्पेसिफिक मसल बेसिकली डैमेज होगा, क्योंकि वो मसल काम नहीं कर रहा होगा। अब इस वजह से वो जो मसल डैमेज होगा वो हमारे पास बेसिकली इसके टाइप के अंदर आता है कि बहुत वीक पैरालिसिस है या फिर ऑल फोर लिम्स पैरालिसिस होता है। ऑल फोर लिम्स के अंदर क्या चीज आती है, हमारे दोनों बाजू आ जाते हैं और दोनों टांगे आ जाती हैं। ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करो तो इस डॉक्टर ज्यादातर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करें ज्यादातर। अगर आपको वीक पैरालिसिस है तो आप वॉक करें ज्यादातर। वॉक क्यों करें, वॉक इस वजह से करें क्योंकि हमारी जो जनरेशन है इसकी किसकी जनरेशन हो जाएगी, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। जब हम वॉक करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर नई ब्लड वेसल्स बनेगी। जब नई ब्लड वेसल्स बनेगी तो हमारी बॉडी के हर पार्ट को जो ब्लड की सप्लाई है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जा सकती है। ये हो गया हमारा टॉपिक खाली पैरालिसिस का, और जो टाइप थी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की। अब हमने पढ़ना है इसके फंक्शनल डिसऑर्डर्स। फंक्शनल डिसऑर्डर्स किसे कहा जाते हैं, कारकर्दगी के लिहाज से जो डिसऑर्डर्स आते हैं, यानी कि काम करने के लिहाज से जो डिसऑर्डर्स आते हैं उनको फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या चीज आती है, प्रॉब्लम या फिर डिस्टर्बेंस। किसके अंदर डिस्टर्बेंस, इन द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। मतलब अब ये दो पार्ट है, एक तो जनरेशन आ जाएगी, एक ट्रांसमिशन आ जाएगी, यानी कि नर्व इंपल्सेस जनरेट हो रही है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ये क्या चीज आएगी, ये फंक्शनल डिसऑर्डर आएगा। अगर नर्व इंपल्स जनरेट ही नहीं हो रही, ट्रांसफर भी नहीं हो रही, तो ये भी कौन सा डिसऑर्डर है, ये भी फंक्शनल डिसऑर्डर के अंदर आता है। और इसके अंदर हमारे पास जो होने वाली डिसीज है वो कौन सी है, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी यानी कि इसे मिर्गी भी कहा जाता है, इसे मिर्गी भी कहा जाता है। अब ये मिर्गी बेसिकली क्या होती है, ये होती है एक्सेसिव जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस। मतलब हमारे पास जो जनरेशन है नर्व इंपल्सेस की, नर्व इंपल्सेस बेसिकली किसे कहा जाता है, आपके न्यूरॉन्स जोन से है, आपका दिमाग जोन से है उस पर करंट पैदा करता है, आपके न्यूरॉन्स पर एक बहुत छोटे मिली वोल्ट पैदा करता है जो उनको आगे वर्क करने की सलाहियत देते हैं, उनको मैसेज ट्रांसफर करने की सलाहियत देते हैं। जब आपकी बॉडी में ये जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि एक्सेसिव हो जाती है और इनकी जनरेशन बहुत ज्यादा होती है, आपकी बॉडी में नर्व इंपल्सेस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो सारी आपके पास स्टेट है ये एपिलेप्सी कहलाती है। और इसमें होता क्या है, अनप्रवोक्ड सीजर्स होते हैं। कैसे, मतलब आपको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, गैर इश्तियाल दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी बॉडी झटके मारना शुरू हो जाती है, आपके जो मसल्स है वो क्रिम्पिंग करना शुरू हो जाते हैं। अब
अक्सर औकात क्या होता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं और इंसान जो सा है वो कपकपी की हालत में चला जाता है, यानी कि शिवरिंग की हालत में चला जाता है, कांपना शुरू कर देता है। जरूरी नहीं है एपिलेप्सी इसी स्टेज को कहा जाए। एपिलेप्सी की टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? कुछ लोग होते हैं जो थोड़े थोड़े वक्त के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाते हैं आइस को, ये भी टाइप ऑफ एपिलेप्सी है। फिर कुछ लोगों के जो मसल्स होती हैं वो क्रिम्पिंग करना शुरू कर देते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद, मतलब ये जो चिक्स है वो ऊपर होना शुरू हो जाएंगी, या फिर बाजू जो उनसे इनके मसल्स आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। अब ये क्या चीज है? बेसिकली ये देखो, ये डैमेज हो रहे हैं हमारे पास जो इनकी जो इस मसल के पास जो नर्व इंपल्स जा रही है वो डैमेज हो रही है। अब ये सारी की सारी टाइप ऑफ एपिलेप्सी के अंदर आती हैं, चाहे आप आइस ब्लिंक करना शुरू हो जाओ या फिर जो आपके मसल्स है वो क्रिम्पिंग करना शुरू कर दें। ये मसल्स की जो क्रिम्पिंग है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, टेटनी भी हो सकती है, लेकिन एपिलेप्सी भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी आती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो होती है वो किन लोगों को होती है और क्यों होती है। तो जो इसकी सबसे पहली जो वजह है वो है जेनेटिक कोज, यानी कि जो विरासती वजह है इसकी। क्या मतलब ये कि छोटे बच्चों के अंदर और जो टोटली यंग होते हैं टीनेजर्स, उनके अंदर अगर होती है ये एपिलेप्सी तो उसकी वजह होती है इनका जेनेटिक कोज। अब हम किसी भी बंदे के न्यूरॉन्स तो नहीं बदल सकते ना, तो इस वजह से जो उसको जेनेटिकली न्यूरॉन्स मिलते हैं वो डैमेज हुए होते हैं। अब वो डैमेज होने की वजह से जो सही तरीके से वो काम नहीं करते, या उनकी जो उसकी पैदाइश की वजह से जो उसकी जनरेशन हो रही है या फिर ट्रांसमिशन हो रही है नर्व इंपल्सेस की, उस वजह से जो उसको ये सीजर्स आ रहे हैं यानी कि दौरे पड़ रहे हैं, वो एक बच्चों के अंदर उसकी वजह बनती है जेनेटिक कोज। उसके बाद जो 40 से 45 साल के दौरान के बाद होती है उसका वजह कोई जेनेटिक कोज नहीं होता, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, यानी कि ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या फिर हेड ट्रॉमा हो सकता है या फिर कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसकी वजह बहुत सी हो सकती है, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। तीसरी इसकी जो स्टेज बनती है, तीसरी जो इसकी कैटेगरी बनती है वो है एट एनी एज, यानी कि किसी भी एज के अंदर हो सकता है। आप बच्चे हो तो भी हो सकता है, आप बूढ़े हो चुके हो तो भी हो सकता है, आप बहुत ज्यादा यंग हो 40 से 45 साल में हो, किसी भी एज के अंदर आपको एपिलेप्सी हो सकती है। अब ये क्यों हो सकती है? ये बेसिकली होती है इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। अब वो इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है? इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, वो एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, वो आपकी कोई भी गलत किस्म की मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, वो किसी भी वजह से आपका इन्फेक्शन हो सकता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर। तो हम उसको एक एपिलेप्सी ही डिस्कस करते हैं, हम उसको एट एनी एज के अंदर एपिलेप्सी ही कहते हैं। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट है, अब वो एपिलेप्सी में होता क्या है, बेसिकली वो अनप्रवोक्ड सीजर्स होते हैं, यानी कि दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप देखो तो ये दौरे क्यों पड़ते हैं, वो पड़ते हैं प्रॉब्लम आती है हमारे पास जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के अंदर। तो इस तरह की हमारे पास जो मेडिसिन, जो हमारी ये जो जनरेशन है, जो ये एक प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा एक्सेसिव जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं उनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है, जो उनकी जो एक्सेसिव जनरेशन है उसको रोक देती है। अब जब उनको एक्सेसिव जनरेशन को रोक देती है तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि ये जो दौरे आते हैं वो कम हो जाए। अब ये सारे के सारे टाइप के अंदर आती है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर के अंदर आती है एपिलेप्सी। और इसके अंदर आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि ये क्यों होती है, एक्सेसिव जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस, यानी कि नर्व इंपल्सेस की बहुत ज्यादा बनने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन होने की वजह से। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर हमारे पास सीजर्स आते हैं, यानी कि दौरे पड़ते हैं। उसके बाद इसकी कैटेगरी आ जाती है, यानी कि जेनेटिक कॉज आती है, यंग के अंदर की होती है, बच्चों के अंदर की होती है, 40 से 45 साल की उम्र के लोगों के अंदर की होती है। और फिर हमारे पास इसकी कैटेगरी आती है एट एनी एज, यानी कि किसी भी एज के अंदर हो सकती है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया इसकी जो सी इलाज है, इसका ट्रीटमेंट है, हम इसके अंदर कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, तो हम इसके अंदर एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज करते हैं।